दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। क्वार्टर फोर के पहले क्या संभावना बन रही है इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ब्रोकरेज हाउस इस समय पीएनबी को लेकर बुलिश है और यहाँ पे स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो कि पीएनबी है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू दिख रहा है बाज़ार के हिसाब से। क्या आने वाले इसमें बेहतर करेगा। साथ में यहाँ पे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। साथ में कंपनी के क्वार्टर फोर की तैयारी हो गई है। प्रीव्यू कैसा है, क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जहां पे कुछ बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेड है और इस समय एक्सपोर्ट का जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और रेसिप्रोकल टैक्स, जिसकी वजह से दबाव में है स्टॉक। क्या आने वाले इसमें कुछ उम्मीद बेहतर की जा सकती है। साथ में एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे जिसने ज़बरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पीएनबी के कारोबार की बात करें तो 96.09 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.34% की तेज़ी देखने को मिली। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 70.08% पर है और आप देख सकते हो ये अनचेंज है। एफआई की बात करें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 5.70% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 5.71% हुई है। और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि एक तरफ तो एफआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली करे, उसके बावजूद भी उनका निवेश बढ़ना एक अच्छी शुभ संकेत है। लेकिन एफआई की संख्या में कमी आई है। तो देख सकते हो कि 662 एफआई इस समय रह गए मार्च महीने में, जो दिसंबर में 680 के आसपास थे। यानी भले ही निवेश बढ़ा हो लेकिन एफआई की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो देख सकते हो कि 5.36% होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो घट के 4.71% के आसपास आ गई है मार्च क्वार्टर में। अब वैसे म्यूचुअल फंड की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, 37 के आसपास ही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। देख सकते हो कि 20.01% की होल्डिंग थी जिसको मार्च में बढ़ा के 20.38% कर लिया। ये एक शुभ संकेत है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 70.1% पे अनचेंज है। एफआई की बात करें सितंबर में 8.4% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 5.7% हुई और फिलहाल मार्च में अनचेंज है। डीआई की बात करो 11.7% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 14.3% हुई, जो मार्च में इस समय 14.7% के आसपास है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 9.8% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 9.9% हुई, फिलहाल मार्च में 9.5% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड टोटल 37 है जिनकी 4.7% की होल्डिंग है। एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का काफ़ी बड़ा निवेश है, 1.72% की होल्डिंग है। तो एसबीआई ने यहाँ पे अच्छा खासा निवेश किया है। तो ये पीएनबी के अंदर एसबीआई का निवेश काफ़ी मायने रखता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 5.52% की होल्डिंग है, उनकी 525 की संख्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.19% की होल्डिंग है, उनकी 22 की संख्या है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का 9.91% का निवेश है और 20 की संख्या है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो एलआईसी का है, 9.15% का ज़बरदस्त निवेश अकेले एलआईसी ने पीएनबी में किया हुआ है। वो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे हम समझ सकते हो कि पीएनबी में संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्वार्टर फोर आने वाला है। 3 की बात करें तो 14.95 थाउजेंड करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू था, जहाँ पे 44.61% ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 4.8 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 97.35% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 32.11% है, जहाँ पे 36.46% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर किया और अब उम्मीद है कि क्वार्टर फोर बेहतर होगा। चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। 59.92% क्लोजिंग थी, 1.13% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी, यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे एक बुरी खबर है, देख सकते हो कि मिस्टर चिन्मय डोबले जो हेड रिटेल लाइबिलिटीज और ब्रांच बैंकिंग के हेड थे, सीनियर मैनेजर पोस्ट पे थे एसएमपी के, वो पास अवे हो चुके हैं। 13 अप्रैल 2025 को उनकी जगह खाली हुई है।
तो अब आप देख सकते हो उनकी जगह पे एक नई अपॉइंटमेंट करनी होगी। उनकी लीडरशिप में बैंक ने बहुत अच्छा यहाँ पे मकाम हासिल किया और आप देख सकते हो कि लगातार काफ़ी बेहतर उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन अब उनके बिना बैंक को नई जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी और अपने कारोबार को आगे लेके बढ़ना होगा। अब यहाँ पे हमारे सामने नया म्यूचुअल फंड का निवेश का जो है आंकड़े भी आ चुके हैं। मार्च महीने में देखें तो 68 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की IDFC फर्स्ट बैंक में। 13 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है। तो जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव है, यानी म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश मार्च महीने में किया। IDFC फर्स्ट बैंक पे पूरा भरोसा जताया। अब आने वाला है Q4, तो देख सकते हो कि Q4 की जो आंकड़े जारी किए, अपडेट जारी किए गए, वो काफ़ी बेहतर है। बैंक का अगर आप देखें CSA डिपॉजिट जो है वो 4.60% की वृद्धि दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा है। CSA रेशियो है वो 47% के आसपास रहा है और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो 90% के आसपास है। तो एसेट क्वालिटी में अभी सुधार हुआ है और बैंक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा देगा। 26 अप्रैल 2025 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा। तो S&P ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो Q4 की जो इस बार अंदाज़ा है कि काफ़ी बेहतर हो सकता है। Q4 जो एस्टिमेट लगाया कि कंपनी Q1 बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखा सकती है, लोन डिपॉजिट बढ़ा है, तो ऐसे में इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। अगर हम बात करें इसके Q3 की, तो रेवेन्यू 5.34 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 3.8% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 340.17 करोड़ की रही, जहाँ पे 53.53% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.46 रहा, जहाँ पे 55.34% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.36% रहा, जहाँ पे 55.27% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा। इस बार उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट होगा। फिर देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 26.09 पर क्लोजिंग थी, 2.60% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल के आ चुके हैं मार्च के, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यानी इस गिरावट का पूरा फायदा म्यूचुअल फंड ने उठाया। करीब 25 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, तो जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है। लेकिन सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की। ये क्लियर सिग्नल है कि ट्राइडेंट में बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड का हो रहा है, और क्यों ना हो, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी शानदार फैसले कर रही है और आने वाले समय उम्मीद है कि यह ट्राइडेंट बेहतर करेगा। अब रिजल्ट की बात करें तो 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 4,727 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़ के 6,808 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो 2020 के मुकाबले रिवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखा है। रिवेन्यू लगातार बढ़ ही रहा है। और सामने प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 343 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 में 349 करोड़ के आसपास पहुंचा है। लेकिन 2023 के मुकाबले कम है। 2023 में 441 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस ज़्यादा है। 53% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। आप देखो इसका मार्केट कैप 13,291 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 26.1 की है। लो इसका 23.10 का और हाई 41.80 का है। वैसे स्टॉक पिछले दिनों तेजी के दौर में 70 तक गया था, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का P 45.30 का है और इसकी बुक वैल्यू 8.41 की है। 1.38% का डिविडेंड भी देती है कंपनी और ROC 10.4% है। ROE इसका अगर देखें तो 8.16% है और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीद है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं एलेंटास बैंक इंडिया लिमिटेड की तरफ। 9,950 पर क्लोजिंग थी, 1.77% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 23/4/2025 की रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुकी है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा और पर शेयर 7.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। तो एक बहुत अच्छा मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2023 में 191 करोड़ का इसका रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2024 में 207 करोड़ तक पहुंचा। सितंबर में ये 196 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2023 में 37 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2024 में गिर के 29.74 करोड़ के आसपास आया। सितंबर में 31.07 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में कमी आए, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। वैसे नेटवर्थ इसका लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2019 में 384 करोड़ का
नेटवर्थ था जो 2020 में 442 करोड़ तक पहुंच गया और 2021 में ये 505 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 आते थे ये 599 करोड़ तक पहुंच गया। और आप क्लियरली देख सकते हो कि 2023 में कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 732 करोड़ तक पहुंच गया, या यूँ कह सकते हैं कि डबल हो चुका है। ऐसे में उम्मीद काफ़ी बेहतर की जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।